हेलो बच्चा पार्टी। तो आज का लेक्चर हम लेके आए हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी कंसीडर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स के कई सारे डेरिवेशंस करने के लिए हमको इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है, और कई सारे काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स में हमको इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। क्लास 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरे पोर्शन के अंदर आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इंटीग्रेशन के अंदर कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज, और इंटीग्रेशन के दो टाइप्स, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करें हम इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन टर्म का बेसिक मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन को बोला जाता है इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कैसे समझे हम इसको, रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन? तो अभी जब हम फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अभी हम समझते हैं एरिया अंडर द कर्व तो हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है? तो हम अभी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने ये ग्राफ है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अभी आप क्लास 11th में हैं, तो अभी आप एरिया अंडर द कर्व नहीं समझ पा रहे हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर हैं वो जानते हैं, जो 12th क्लास वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, क्योंकि आपके कैलकुलस के अंदर एरिया अंडर द कर्व एक टॉपिक है। वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट कर्व के एरियाज आप निकालते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमको एक कर्व दिखाई दे रहा है, हमको बोला जाता है एरिया अंडर द कर्व निकालिए। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ हमको बोला जाता है यहाँ के कोऑर्डिनेट है y1 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है x1। तो आपको बोला जाता है एरिया अंडर द कर्व निकालिए। बहुत आसान है सर। ये वाला जो एरिया जो मैंने शेडेड किया है, इस लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है x एक्सिस के साथ, दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ एरिया निकाल पाना बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ ऑफ बेस, बेस है आपका x1 एंड द हाइट इज y1। दिस हाइट, ये हाइट आपकी है y1। तो यहाँ आप इजीली एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लाइक दिस, ये y है, ये x है और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है y1 और ये कोऑर्डिनेट है x1। ठीक है, हमको बोला जाता है फिर से एरिया अंडर द कर्व निकालिए। तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस शेडेड रीजन का एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज x1 इंटू y1। ये हम कर सकते हैं। बट अब अगर केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अब उस जरूरत को हम समझते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की बेसिक बात आपको क्लियर है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, या इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी हम ये समझ रहे हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, फिर समझेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक कर्व है। इस कर्व का कोई शेप नहीं है, देयर इज नो शेप ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ कहा गया है कि x इक्वल्स टू 0 से लेके तो x इक्वल्स टू x1 तक आप हमको एरिया अंडर द कर्व निकाल के बताइए। तो हम यहाँ पे एक
छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स लेते हैं। हमने कहा छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, स्ट्रिप्स आर इन द रेक्टेंगुलर शेप। तो हमने कहा ये छोटी सी हमने स्ट्रिप ले ली, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है दैट इज dx और इस स्ट्रिप की जो हाइट है इट इज y1। ठीक है, अगली स्ट्रिप यहां पे ले ली, ये हो गया आपका dx विड्थ की स्ट्रिप है और स्ट्रिप की हाइट है आपकी अगेन y2। ऐसी आपने छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले ली और लास्ट स्ट्रिप जो होगी आपकी दैट इज yn, उसकी हाइट होगी yn, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आपने यहाँ पे ले ली और हर एक स्ट्रिप की विड्थ है dx। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो रही सभी को। ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स हमने ले ली। ऐसे यहाँ इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हुए फाइनल लेवल तक हमने बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले ली। अब हम उनका एरिया निकालना चाहते हैं, तो जो टोटल एरिया होगा वो हो जाएगा y1। देखो हाइट दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, y1 इंटू dx प्लस y2 इंटू dx अप टू सो ऑन प्लस yn इंटू dx। ये हम बोल सकते हैं। बट अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, उस समस्या को आप समझिए। यहाँ पे समस्या ये आ रही है, चलो समस्या को बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, y1 y2 y3। तो आप सभी जानते हैं ये dx हो गया कॉमन, यहाँ आ जाएगा y1 प्लस y2 अप टू yn, ये आ गया yn। अब हम इसको लिख सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके तो n तक। देखिए i yi dx। आप एरिया को लिख सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक yi dx। मतलब ये सारे एरियाज का आप अगर सम कर लेंगे तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। पर इसमें समस्या ये है, देयर इज अ वन प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए यहाँ तक की हाइट ही कैलकुलेट हो रही है, ये जो स्मॉल एरिया जो ट्रायंगुलर शेप में है ये मिसिंग है। हर एक एरिया अंडर द कर्व में ये जो छोटा सा एरिया है वो मिसिंग है, और अगर छोटा सा एरिया मिसिंग है यानी कि आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं है। मतलब एरिया अंडर द कर्व जो आपने निकाला समेशन करके या y1 dx y2 dx करके, वो एरिया अंडर द कर्व जो है वो कम है, एक्चुअल वैल्यू से कम है। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे दिस एरिया इज नॉट करेक्ट, ये एरिया करेक्ट नहीं है, एज द स्मॉल ट्रायंगुलर portions are missing, therefore अब क्योंकि स्मॉल ट्रायंगुलर पोर्शन यहाँ पे मिसिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप समेशन से एरिया नहीं निकाल सकते या छोटे छोटे स्ट्रिप बना के एरिया नहीं निकाल सकते। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, therefore we replace summation with integration। हम समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे आप देखेंगे एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा यहाँ पे y dx, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक होगी, x इक्वल्स टू 0 से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल्स टू x1 तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास आ गया एरिया अंडर द कर्व। आपकी लिमिट कहाँ है, x इक्वल्स टू 0 से आपको एरिया लेना है, x इक्वल्स टू x1 तक पूरा एरिया लेना है। तो ये पूरा एरिया आपका आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व। और ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, जस्ट लाइक साइन, ऐसा साइन है यहाँ पे, ऐसे सांप चलते हैं यहाँ पे, अभी नॉर्मल सांप है, आगे मणिधारी सांप भी आएगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, इट इटसेल्फ रिप्रेजेंट अ कर्व। ये इंटीग्रेशन का सिंबल खुद ब खुद ये रिप्रेजेंट कर रहा है
कि ये कर्व है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेशन का सीधा सीधा साफ साफ मतलब ये होता है, इट इज एरिया अंडर द कर्व। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये सरफेस इंटीग्रल है, ये हम आगे देखेंगे जब आएगा सरफेस इंटीग्रल, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसको अभी अपन क्विकली फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने हमारे पास एक कर्व था, उस कर्व में हमको एरिया अंडर द कर्व निकालना था, तो हमने उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। हर एक स्ट्रिप की अपनी अपनी लेंथ है और उनकी विड्थ हमको पता है, dx विड्थ के हमने स्ट्रिप्स ले ली। अब टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए y1 dx, y2 dx अप टू yn dx सारे स्ट्रिप्स के एरिया को हमने सम कर लिया। सम करने के बाद यहाँ पे समेशन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, this area is not correct as the small triangular portions are missing in each strips, therefore we will replace summation with the integration। और यहाँ हमने summation को replace करके लगा दिया integration, that is अब इसको पढ़ेंगे कैसे समझिए। It is integration of y with respect to x, ये y dx में integration of y with respect to x from x equals to 0 to x equals to x1। तो ये लिमिट हो गई, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, ये y आपका टर्म है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप, इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप। The first type is definite integral, and the second type is indefinite integral, अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको पता है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपके पास x की इनिशियल लिमिट होगी, x की फाइनल लिमिट होगी, और आप इस तरह से इंटीग्रेशन कर रहे होंगे और आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कुछ भी मिलेगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बट इन इनडेफिनेट इंटीग्रल यू डोंट हैव लिमिट, आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ कोई लिमिट नहीं होगी, और जो भी आपको फाइनल आंसर मिलेगा उसके साथ आप लिखेंगे प्लस सी मतलब कांस्टेंट, ठीक है। प्लस सी का मतलब होता है कांस्टेंट। अब इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि एक के साथ लिमिट होती है और दूसरे के साथ लिमिट नहीं होती। एक में आपको पता होता है कहाँ से कहाँ तक एरिया अंडर द कर्व निकल रहा है, दूसरे में नहीं पता होता है, आप एक जनरल निकाल लेते हैं और प्लस सी कर देते हैं, ठीक है। दोनों के ही अंदर जो फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे वो फॉर्मूला सेम होंगे, ठीक है। चाहे वो इनडेफिनेट हो चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रल हो, फॉर्मूले सभी के लिए सेम होंगे। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए फॉर्मूले देखने वाले हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज को हम डेफिनेट इंटीग्रल में भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूले कम है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप हर क्वांटिटी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट आप मोस्टली क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन में ज़्यादा फॉर्मूले बताए थे, इंटीग्रेशन में कम फॉर्मूलेज होंगे। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ जो बात मैंने डिफरेंशिएशन में बोली थी, यहाँ मैं इंटीग्रेशन फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ा रहा हूँ। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मुझे फिजिक्स के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक लेवल पे इंटीग्रेशन की, उतना मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। इस इंटीग्रेशन को पढ़ के आप बोर्ड लेवल, नीट लेवल, जेई मेंस, जेई एडवांस लेवल तक के कोई भी क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला फॉर्मूला देखते हैं।
अभी आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स रेस टू दी पावर n, ठीक है। दैट इज आप मतलब समझते हैं, आपने पढ़ा हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ x। मैं आपको याद दिला देता हूँ, y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है। यहाँ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y अपनी वैल्यू के लिए x पे डिपेंड करता है बट x अपनी वैल्यू के लिए y पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इक्वल्स टू लिखा है एक्स रेस टू दी पावर एन। डिफरेंशिएशन में भी हमने अपना दूसरा फॉर्मूला, सेकंड नंबर का फॉर्मूला यही देखा था, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू दी पावर एन। तो यहाँ हमको इंटीग्रेशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दैट इज आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का। y की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू दी पावर n dx। तो x रेस टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होगा, देखिए मैं याद करा देता हूं अभी के अभी आपको। x रेस टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। c इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल हो रहा है। डेफिनेट होता तो हम ये कांस्टेंट नहीं लिखते। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए। चलिए अभी अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फॉर्मूले को देख के आप समझिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 plus c. So your final answer is x cube by 3 plus c, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या इसको हम डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन किसका, एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या एक्स स्क्वायर आता है, देखिए समझते हैं। 1/3 यहाँ पे कांस्टेंट है, आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब का, ठीक है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था जो पावर होती वो आगे आ जाती, एक्स रेस टू दी पावर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, आपके पास फाइनली आ गया एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये बिल्कुल डेफिनेशन आपकी करेक्ट हो रही है कि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, एक्स क्यूब बाई 3 आया, आपने एक्स क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो आप इसको नोट करिए। इसके आगे अब हम देखते हैं। सो अब हम देख रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ इंटीग्रेट करिए एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। सो योर फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने कहा y इक्वल्स टू है आपके पास रूट एक्स। तो सबसे पहले ये समझिए रूट एक्स के लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। यहाँ आप रूट एक्स को लिखेंगे एक्स रेस टू दी पावर 1/2, पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे एक्स रेस टू दी पावर 1/2 dx का। सो दिस इज एक्स रेस टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c. So your final answer is x raised to the power 3/2 upon 3/2 plus c. You can also write this 2/3. ये जो 3/2 है इसमें से 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 x raised to the power 3/2 plus c. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। यहां अगर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 1/√x, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/√x। तो फिर से मैं आपको यही कहूंगा y इक्वल्स टू 1/√x के लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, ठीक है। यहां आप इसको लिख सकते हैं 1/x रेस टू दी पावर 1/2 एंड दैट इज
एक्स रेस टू दी पावर -1/2। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू दी पावर -1/2 dx इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। So your final answer is x raised to the power 1/2 upon 1/2 plus c। आप 1/2 का 2 ऊपर ले आ सकते हैं और x raised to the power 1/2 को आप लिख सकते हैं √x प्लस c। So this is your final answer। एक और लास्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 इसी फॉर्मूला पे। y इक्वल्स टू है x रेस्ड टू दी पावर 7, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x रेस्ड टू दी पावर 7 dx का। देखिए x रेस्ड टू दी पावर 7 + 1 इज 8, 7 + 1 इज 8 प्लस c। सो दिस इज अबाउट x रेस्ड टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन हमने सीखा। बट अब इस फॉर्मूले में एक बात जो ध्यान रखने वाली है, ये फॉर्मूला n रेस्ड टू दी पावर जो पावर n है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। ये पावर -1 नहीं होनी चाहिए। -1 एक्स रेज़ टू दी पावर -1 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। उसके लिए मैं अब अगला सेकंड फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, आप इसको नोट करिए। इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है दैट n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। -1 होगा तो क्या होगा वो हम अभी आगे समझेंगे। अब हम जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे, फर्स्ट फॉर्मूला हम देख चुके थे एक्स रेज़ टू दी पावर n dx के लिए, दैट इज एक्स रेज़ टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अगला फॉर्मूला है सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू दी पावर -1 dx, और आप इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x प्लस c। जैसा कि आप डिफरेंशिएशन में जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। अभी इस पे हम इकट्ठी प्रैक्टिस करेंगे, सभी फॉर्मूले इस पे प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारा थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। आप सभी जानते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता था, तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होगा। देन वी हैव नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या कांस्टेंट dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस c, क्योंकि आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x। इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। 1 को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू दी पावर 0 dx, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x रेज़ टू दी पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। सो यू हैव x प्लस c। दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला। देन द फिफ्थ फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस c। ये बार बार मैं c इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी अपन इनडेफिनेट में फॉर्मूले देख रहे हैं, इसी को डेफिनेट में भी मैं आपको अप्लाई करके अभी सिखाऊंगा। तो sin x का इंटीग्रेशन हो गया -cos x। अब याद कीजिए cos x का डिफरेंशिएशन होता था, cos x का डिफरेंशिएशन होता था -sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि दिस इज अ इंटीग्रेशन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। देन वी हैव सिक्स्थ फॉर्मूला, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं देखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये dx इसलिए लिख रहे हैं कि cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। याद कीजिए मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि 10x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x। तो यहाँ पे हमारे
फॉर्मूलाज कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। आपको डेफिनेट भी समझाता हूँ। ये इनडेफिनेट में हमने फॉर्मूलाज देख लिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी सम क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इंटीग्रेट x विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 1 to 2। आपकी लिमिट है 1 से लेके x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आप इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, x रेज़ टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 वाला। x की अभी पावर कितनी है? 1 है, तो 1 + 1 इज 2 अपॉन 1 + 1 इज 2, और उसके बाद आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनेट नहीं है तो आप +c नहीं लिखेंगे, यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। प्रोसेस को भी समझिए, एक बार इंटीग्रेशन हो जाता है तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है। अब आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। जो लोअर लिमिट है 1 उसको आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में बॉटम में, और जो अपर लिमिट है उसको आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में टॉप पे। ठीक है, मतलब अब आपको क्या करना है? अब आपको लिमिट पुट करनी। x की जगह पे आपको एक बार 2 रखना है और एक बार 1 रखना है। तो पहले रखी जाती है अपर लिमिट माइनस फिर रखी जाती है लोअर लिमिट। तो x की जगह पे हम रखते हैं 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 हम ले लेते हैं एलसीएम। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3। सो योर आंसर इज 3/2। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम 2 to 5, 2 to 3 ले लेते हैं। फिर से अब आप देखिए, यहां फॉर्मूला फर्स्ट वाला अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ टू दी पावर 3, 2 + 1 इज 3 अपॉन 2 + 1 इज 3। लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3। सो व्हाट यू हैव, अब जैसे आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना होता है और उसके बाद आपको लिमिट पुट करनी होती है। तो यहाँ पे आप लिमिट पुट करें एक बार 3³/3 माइनस लोअर लिमिट 2³/3। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 हो गया आपका एलसीएम। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 2 का क्यूब होता है 8। सो योर आंसर इज, व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 19/3। दिस इज योर आंसर। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये इंटीग्रेशन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, सभी तरह के मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको हर एक फॉर्मूला डेफिनेट में भी समझ आ जाए। यहां मैं बोल रहा हूं आपको 2 से 5 तक इंटीग्रेशन करने के लिए 1/x को। आप जानते हैं 1/x यानी कि सेकेंड वाला फॉर्मूला। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। लिमिट है आपकी 2 से लेके 5 तक, तो आपका आंसर आ जाएगा log 5, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस log 2 लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करना है माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करना है। अब आप जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, log m माइनस log n इज log m/n, दैट इज log 5/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं आपको अभी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और थीटा की आपको लिमिट दी हुई है -π/2 टू +π/2। ये जो भी लिमिट होती है वो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसकी लिमिट होती है। अब -π/2 को आप समझ सकते हैं ये -90 डिग्री है और ये +90 डिग्री है।
ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम -90 डिग्री टू +90 डिग्री। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, cos 90 माइनस ऑफ cos -90। आप सभी जानते हैं cos 90 होता है 0 डिग्री और माइनस cos 90 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस cos 90 भी होता है 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं 0, सॉरी 0। तो योर आंसर इज 0। अगेन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉस के फॉर्म में ले लेते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम डी थीटा, या कोई कह रहा है सर थीटा के फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, एक्स के फॉर्म में नहीं ले सकते क्या? तो एक्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स। अब आपकी एक्स की लिमिट है यहाँ पे π/3 π/6 से π/3 तक, ठीक है। π/6 मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री और π/3 मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, लिमिट इज π/6 मतलब आपका हो गया 30 डिग्री और π/3 आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 माइनस साइन 30, so your answer is sin 60 is √3/2 and sin 30 is 1/2, ठीक है। so this is √3 minus 1/2, this is your answer। तो यहाँ आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल वाला पोर्शन मैंने कवर अप करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा पूछे कि सर कुछ अगर ऐसा लिखा हो कि 2x को 0 से लेके 1 तक आप इंटीग्रेट करिए, है ना, 2x लिखा है साथ में, तो जैसा हम डिफरेंशिएशन में करते थे वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। हम 2 को कर देंगे बाहर इंटीग्रेशन से, बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट। 2 अगर कांस्टेंट है, 2 को इंटीग्रेशन से हमने बाहर कर दिया। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 1, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। कैसे हुआ? पावर कितनी थी 1, 1 + 1 is 2 upon 1 + 1 is 2 and your limit is 0 to 1। your final answer is 2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, सबसे बढ़िया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। अब आपके पास हो जाएगा x की जगह आपको रखना है 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सो योर फाइनल आंसर इज 1। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेट इंटीग्रल बेस या इनडेफिनेट इंटीग्रल बेस जो सिंपल क्वेश्चन है वो कवर अप होते हैं। अब हम एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। चलिए, अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के अंदर इंटीग्रेशन को। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इंटीग्रेट x² + 1/x + 2 sin x, ठीक है। ये सारे एक साथ हैं, तो जैसा मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया था सभी में अलग अलग फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप चाहें तो इस तरह से इनको लिख सकते हैं, x² को अलग लिखें, 1/x को अलग लिखें और 2 sin x में 2 आपका कांस्टेंट है, sin x को आप अलग से लिखें, ठीक है। तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके फर्स्ट फॉर्मूला से, दैट इज x³/3, ठीक है। कितना हो गया x³/3, 2 + 1 is 3/3, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है e⁻x प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 5 cos x प्लस 2√x, इसका इंटीग्रेशन मुझे बोला जाता है। रेंडमली मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया है। अब आप चाहें तो इनको अलग अलग करें, ना चाहें तो मत करें, एक लाइन में भी आप आंसर लिख सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको, देखिए e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, ठीक है।
यहाँ पे हमको प्लस सी और लेना पड़ेगा, बिकॉज हमने अभी क्या किया था, इनडेफिनेट इंटीग्रल किया था, तो हमको प्लस सी यहाँ पे साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 5 कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, प्लस 2 रूट एक्स मतलब x रेज टू दी पावर 1/2, x रेज टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, यानी कि x रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस x रेज टू दी पावर -3 dx, इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इंटीग्रेट करने से पहले। 1/√x को आप लिख सकते हैं 1/x रेज टू दी पावर 1/2। अब इसको आप मिटा के यहां पे क्या लिख सकते हैं, x रेज टू दी पावर -1/2, ठीक है, माइनस x रेज टू दी पावर -3 dx। दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए x रेज टू दी पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा x रेज टू दी पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, +1/2। नीचे भी वही -1/2 प्लस 1 इज +1/2। अगेन हमारे पास है x रेज टू दी पावर -3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -3 प्लस 1 इज -2 अपॉन -2 प्लस c इज अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। x रेज टू दी पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √x, माइनस माइनस हो गया प्लस x रेज टू दी पावर -2 प्लस c। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन को, चेन रूल को और पार्शियल डिफरेंशिएशन को, और साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय एवरीवन।